हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 27 और 28 फरवरी में री टेट यानी आरटेट प्राइमरी जूनियर का पेपर लगा हुआ है दोस्तों। जो दोस्तों 3 शिफ्ट में होना पेपर है, जैसे पिछली बार जैसे 2022 में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों उसी में दोस्तों जूनियर के प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास हम ले रहे हैं दोस्तों। जो इससे पहले मतलब 2022 में पेपर हुए हैं। 2022 में दोस्तों 3 पेपर हुए हैं आपके, जिसमें दोस्तों 24 जुलाई 2022 को 2 सेट हुए थे, मतलब फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में। और जो दोस्तों 23 जुलाई 2022 को हुआ था, ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में केवल एक पेपर जूनियर का हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों 24 जुलाई 2022 को जो दोनों सेट हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ये दोस्तों मैंने इसके प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं दोस्तों। तो अगर आप सभी ने देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। आज दोस्तों 23 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट के 15 क्वेश्चन हो चुके थे। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उसी क्लास है दोस्तों। तो हम उस पर आज बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा क्या है? तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन ऊन और चौथा ऑप्शन है रेशम। तो दोस्तों इसमें जैसे हमारा क्या ऑप्शन है, नायलॉन है, कपास है, ऊन है, रेशम। तो इसमें संश्लेषित रेशा पूछा जा रहा है। अब ये संश्लेषित रेशा क्या है दोस्तों? ये दोस्तों कृत्रिम रेशा भी बोलते हैं इसको। संश्लेषित रेशा को क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशा भी। तो यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नायलॉन। उसके बाद जो बाकी 3 ऑप्शन बचे दोस्तों वो क्या होंगे? जैसे कपास बचा, ऊन बचा, रेशम। तो दोस्तों नायलॉन इसे कृत्रिम रेशा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक भी कहा जाता है दोस्तों। इसे नायलॉन को थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं दोस्तों। अब ये जो हमारे पास बचे दोस्तों, कपास है, ऊन है, रेशम। जैसे दोस्तों इसमें कपास की बात करें, ऊन, रेशम, तो ये दोस्तों क्या है? तीनों दोस्तों कौन से रेशे हैं दोस्तों? ये है प्राकृतिक रेशे। भाई नायलॉन क्या था? कृत्रिम। और ये तीनों रेशे कपास, रेशम, ऊन, ये हैं प्राकृतिक। अब जो आप सभी दोस्तों अच्छे जानते होंगे प्राकृतिक और कृत्रिम का क्या मतलब होता है। प्राकृतिक का मतलब दोस्तों जो मानव द्वारा ना बनाए गए हों, जो मानव द्वारा न निर्मित किए गए हों, प्रकृति द्वारा उपलब्ध हों। और कृत्रिम का क्या मतलब होता है दोस्तों? जो जिनको मानव ने निर्मित किया है दोस्तों। तो बाकी कपास है, ऊन है, रेशम, ये सब दोस्तों प्राकृतिक हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ऊन और क्या है? रेशम, ये दोस्तों जंतु रेशा है। मतलब इनको जंतुओं का रेशा भी कहा जाता है। ऊन है, रेशम है। और ये दोस्तों क्या है? कपास है, तो पादप रेशा है। ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों आप, जैसे ऊन है, रेशम है, तो इसको किससे प्राप्त किया जाता है? भाई जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ऊन है, रेशम है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये जंतुओं से प्राप्त होता है। और कपास है तो ये पौधों से प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए दोस्तों। ये टीचिंग से ही संबंधित चैनल है दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बेनिफिट ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों टीचिंग से संबंधित जानकारी भी मिलती है। और दोस्तों इसमें जैसे यूपी टेट है, सी टेट है दोस्तों, और जैसे आपका रीट है, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे उसकी थ्योरी भी कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 137 नंबर है, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा है? संश्लेषित सूचक पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिटमस, दूसरा ऑप्शन है हल्दी, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास गुड़हल की पंखुड़ियाँ या गुड़हल दोस्तों, या चौथा ऑप्शन है हमारे पास फिनोल्फ्थालीन। अब दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये संश्लेषित सूचक है क्या? मतलब इससे का अभिप्राय ये है कि इससे हम ये जानते हैं कि इसमें अम्ल क्या है, क्षार कौन सा है, या लवण क्या है दोस्तों। इसकी पहचान किससे की जाती है? इन्हीं इन जो दिए हैं, लिटमस है, हल्दी है, गुड़हल है, फिनोल्फ्थालीन, ये दोस्तों संश्लेषित सूचक कहे जाते हैं। इनसे ये पता लगाया जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है दोस्तों। तो हमारे पास जैसे पहला ऑप्शन दोस्तों लिटमस। अब लिटमस क्या है दोस्तों? तो दोस्तों लिटमस की जो प्रकृति होती है ये बैंगनी होती है। लिटमस की प्रकृति क्या होती है? बैंगनी होती है। और ये अम्ल में लाल होता है और क्षार में नीला होता है दोस्तों। अम्ल में लाल होता है दोस्तों और क्षार में नीला होता है। अम्ल में लाल और क्षार में नीला दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हल्दी है,
अब हल्दी की बात करें दोस्तों तो इसकी प्रकृति दोस्तों पीला है, पीला होती है नेचर, जो इसका नेचर होता है पीला होता है, येलो। और दोस्तों जो इसका एसिड में वो होता है सूचक होता है, ये अम्ल में क्या होता है इस कारण, तो ये पीला होता है दोस्तों अम्ल में। और क्षार में लाल भूरा होता है, क्षार में लाल भूरा। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन दोस्तों गुड़हल। अब गुड़हल में क्या हुआ दोस्तों, तो गुड़हल में अम्ल क्या होता है दोस्तों, गहरा गुलाबी होता है। इसमें अम्ल में कौन सा रंग देता है, गहरा गुलाबी, क्षार में हरा। अब चौथा ऑप्शन हमारे पास बचा, चौथा ऑप्शन दोस्तों फिनोल्फ्थलीन। ये दोस्तों गलत लिखा है, फिनोल्फ्थलीन होगा, ये ला नहीं होता दोस्तों, ला नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनोल्फ्थलीन। अब फिनोल्फ्थलीन की मतलब अम्ल में क्या होता है और क्षार में क्या होता है इस कारण, तो दोस्तों फिनोल्फ्थलीन जान लीजिए क्या होता है। इसका जैसे अम्ल में क्या होता है, रंगीन होता है, अम्ल में रंगीन होता है, क्षार में गुलाबी होता है, और जो साल्ट या लवण में होता है रंगीन होता है। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। अब दोस्तों जैसे ये क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक है, तो दोस्तों इसको कृत्रिम सूचक भी बोलते हैं दोस्तों। अभी जैसे दोस्तों लिटमस हल्दी है, ये सब प्राकृतिक सूचक भी हैं दोस्तों, क्योंकि हल्दी जैसे तो दोस्तों प्रकृति में मतलब पाई जाती है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 138 नंबर। और जो दोस्तों इसमें पहला था हमारा, ये दोस्तों बाकी तीनों थे, इनको अम्ल सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है और संश्लेषित सूचक के लिए फिनोल्फ्थलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। 138 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्षुद्रग्रह, दूसरा ऑप्शन उल्काएं, तीसरा ऑप्शन दोस्तों उपग्रह, चौथा ऑप्शन धूमकेतु। तो दोस्तों इसमें सीधा सा आंसर आप लोग जान लीजिए। हालांकि जो दोस्तों रीट आयोग ने माना था दोस्तों, इसमें कई आंसर माने थे, लेकिन जो फाइनल आंसर माना गया दोस्तों उल्काएं माना गया था। तो दोस्तों सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं, उल्काएं। फिर दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारे पास दोस्तों पी है, पीओ है दोस्तों, पीटी है, के है। तो दोस्तों पोटेशियम तत्व दोस्तों, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये तो हो जाएगा भाई के। पोटेशियम तत्व किससे प्रतीक, प्रतीक क्या है दोस्तों, यह किससे व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो के से। अब बचा इसमें पी, पीओ, पीटी। अब पी को दोस्तों क्या कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं। इसका पी किसका प्रतीक है, फास्फोरस का। और दोस्तों जैसे पीटी है किसका प्रतीक है, प्लेटिनम का। पीटी किसका प्रतीक है, प्लेटिनम का। और दोस्तों पीओ किसका प्रतीक है, तो ये है दोस्तों पोलेनियम का। किसका प्रतीक है दोस्तों, इसको मैं लिख देता हूँ, बाकी आप सभी ने सुना ही होगा लगभग, लेकिन ये थोड़ा सा नया है मेरी समझ से। तो दोस्तों ये किसका प्रतीक है, पोलेनियम का। यू किसका प्रतीक है, पोलेनियम का। ये फास्फोरस, ये प्लेटिनम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों इससे हर एक सेट में क्वेश्चन बना है दोस्तों कि रासायनिक सूत्र बताइए, यह किससे व्यक्त किया जाता है, इसका प्रतीक क्या है। तो ये दोस्तों इसमें दोनों में मतलब जैसे रासायनिक सूत्र है, सूत्र क्या है और प्रतीक क्या है, दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि आगे भी आएंगे। तो दोस्तों जितने आपके प्रीवियस ईयर में हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो उससे संबंधित हो उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब जैसे प्रतीक है ये तो सरल है, अब सूत्र में थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तों। तो जो कठिन वाले हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए या याद कर लीजिए लिख लिख के, जैसे आप समझ पाएँ वैसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है LNO3, मतलब एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम किसका प्रतीक क्या होता है, एल होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या हुआ, Al। फिर ये दोस्तों NO3 है। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों NO3 का होल साइज मतलब दोस्तों क्यूब बोल सकते हैं, बेस में लगा है। L3NO3 का होल साइज मतलब ट्वाइस है दोस्तों, होल ट्वाइस। फिर L2NO3 का होल क्यूब बोलेंगे दोस्तों, मतलब पावर 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों एल्यूमिनियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, L2NO3 का होल साइज दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा L2NO3 का होल साइज। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है? पृथक का मतलब दोस्तों क्या होता है? अलग करना। तो इसमें निष्पावन विधि क्या होती है दोस्तों? तो इसमें हल्के व भारी कणों को अलग किया जाता है। निष्पावन विधि में हल्के व भारी कणों को अलग किया जाता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारे पास अन्य कण तथा भूसे का मिश्रण, दूसरा ऑप्शन अन्य कण तथा कंकड़ का मिश्रण, तीसरा ऑप्शन दोस्तों गीली मिट्टी तथा कंकड़ का मिश्रण, और चौथा ऑप्शन क्या है? मिट्टी तथा पानी का मिश्रण। अब चौथा ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। जब इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों हल्के व भारी कणों को अलग किया जाता है, तो मिट्टी तथा पानी की तो बात कोई हो नहीं रही दोस्तों। इसमें अलग क्या किया जाएगा? इसमें तो छानने वाला विधि प्रयोग की जाएगी दोस्तों। अब तीसरा दोस्तों गीली मिट्टी तथा कंकड़ का मिश्रण। तो दोस्तों इसमें गीली मिट्टी भी वजन ही होती है और कंकड़ भी वजन, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। फिर दोस्तों अन्य कण कण का मतलब क्या होगा? जैसे गेहूँ चावल हो गया ये, और कंकड़ का मतलब दोस्तों आप सभी जानते होंगे ईंट पत्थर। तो ये है। और पहला ऑप्शन दोस्तों अन्य कण तथा भूसे के मिश्रण। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अन्य कण तथा भूसे के मिश्रण। ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो गेहूं होता है दोस्तों, ये जो धान होता है, उसको अन्न जो होता है मतलब उसमें जो बीज होते हैं उसको अलग किया जाता है भूसे के मिश्रण से, मशीन द्वारा भी या धान को पीट के भी। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगला क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हरित ग्रह गैसों का युग्म क्या है? हरित ग्रह गैसों का कौन सा युग्म है? पहला ऑप्शन दोस्तों O2 डॉट CO2, फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों CO2 डॉट N2, फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों N2 डॉट CH4, फिर चौथा ऑप्शन दोस्तों O2 डॉट H2O। तो यहाँ पर हरित ग्रह गैसों का युग्म मतलब युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब यहाँ पर सभी में जोड़ा दिया गया है, तो वो कौन सा ऑप्शन है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, या नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हरित ग्रह गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोस्तों इसको बोलते हैं, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब जैसे बेस में 2 लगा है तो डाई हो जाएगा दोस्तों। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा क्या? हरित गैस ग्रह गैसों का युग्म है। फिर दोस्तों जो बाकी बचे ये क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है, जैसे जल है, ये सब है दोस्तों। तो ये गैस तथा मतलब ये हरित ग्रह नहीं है दोस्तों, हरित ग्रह गैस नहीं है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 143 नंबर क्वेश्चन है 143 कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मीथेन, और चौथा ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बात की जा रही है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? मतलब जो वायु जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस तरह के जो प्रदूषण होते हैं दोस्तों प्रदूषण के प्रकार में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि वायु प्रदूषण कौन सा नहीं? तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। भाई ऑक्सीजन वायु प्रदूषण नहीं, आप सभी जानते होंगे। और ये वायुमंडल में कितने % पाई जाती है? 21%। 21% दोस्तों क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। तो ये वायु प्रदूषण तो है नहीं। अगर ये वायु प्रदूषण होती तो हम लोग तो इसी को मतलब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन ही जाती है। तो इस वायु प्रदूषण होगी तो शरीर के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन ऐसा नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। फिर दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन है कि पवित्र उपवन पाए जाते हैं। पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं? अब जाहिर सी बात है दोस्तों, क्वेश्चन मतलब पेपर राजस्थान का है तो वहीं संबंधित होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों मेघालय की खासी व जयंतिया पहाड़ियों में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। तो यहाँ दोस्तों चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, जैसे पहला ऑप्शन क्या है? मेघालय की खासी व जयंतिया पहाड़ियों में, दूसरा ऑप्शन राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में, तीसरा ऑप्शन दोस्तों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। तो यहाँ पर पवित्र उपवन पूछा जा रहा है तो दोस्तों ये सभी में पाया जाता है, सभी जगह उपयुक्त सभी हो जाएगा, मीन्स चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? खरीफ, रबी, जायद 3 प्रकार की फसल होती है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, यानी ये रबी की फसल या जायद की फसल का उदाहरण पूछ रहा है। तो खरीफ की फसल क्या होती है? जैसे धान है,
ये दोस्तों खरीफ की फसल में आती हैं। धान है, मक्का है दोस्तों, सोयाबीन है, मूंगफली, कपास है, जूट, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये सब इसमें है दोस्तों खरीफ फसल। खरीफ फसल होती क्या है दोस्तों? ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं या बोई जाती हैं दोस्तों, और इनका जो समय होता है जून से सितंबर के बीच में होता है। जून से सितंबर के बीच में होता है। रबी की फसल क्या होती है दोस्तों? ये फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच में। कौन सी फसल आती है? गेहूँ, मटर, चना, सरसों, अलसी। तो खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों खरीफ की फसल मैंने बताया धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास है दोस्तों, जूट है, गन्ना है, बाजरा है, ये सब है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? भाई मटर मैंने बताया रबी की फसल का उदाहरण है। गेहूँ, मटर, चना, सरसों। भाई धान है रबी खरीफ की फसल का उदाहरण। मक्का है, क्या कहते हैं, खरीफ की फसल का उदाहरण। कपास है खरीफ की फसल का उदाहरण। सोयाबीन है खरीफ की फसल का उदाहरण। अब रबी की फसल का उदाहरण हमें ढूंढना था, तो रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? मटर, गेहूँ, मटर, चना, सरसों, अलसी, ये सब रबी की फसल का उदाहरण है। फिर 146 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कहानी विधि, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन विधि, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मनोदैहिक विधि, चौथा ऑप्शन है प्रश्नावली विधि। तो यहाँ पर वैज्ञानिक विधि नहीं पूछ रहा दोस्तों, वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो दोस्तों वैज्ञानिक विधि जैसे आप सभी जानते होंगे, मूल्यांकन विधि, प्रश्नावली विधि, मनोदैहिक विधि, ये सब दोस्तों क्या है कि एक वैज्ञानिक विधि ही मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी विधि है ये वैज्ञानिक विधि नहीं है दोस्तों। जो हमारी कहानी विधि है ये वैज्ञानिक विधि में नहीं आती। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दोस्तों जैसे है क्या कहते हैं, मूल्यांकन विधि है, मनोदैहिक विधि है, प्रश्नावली विधि है, ये सब वैज्ञानिक विधि में आती हैं दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। 147 नंबर है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन दोस्तों देख कर सीखना। अब यहाँ पर प्रयोगशाला की बात की जा रही, तो यहाँ पर आप सभी समझ पा रहे होंगे प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है। देख कर सीखना, करके सीखना, रट कर सीखना, इन सभी। तो प्रयोगशाला में तो दोस्तों करके ही सीखा जाता है, जाहिर सी बात है दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर 148 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों, निम्नलिखित में श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है। श्रव्य का मतलब सुनने वाला, मतलब जो सुनने वाला हो, दृश्य का मतलब जिसे देखा जा सके, और शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाए, ये भी नहीं कि भाई अन्य क्षेत्र में प्रयोग किया जाए, शिक्षा से भी संबंधित होना चाहिए वो। तो पहला ऑप्शन रेडियो, दूसरा ऑप्शन चार्ट, तीसरा ऑप्शन दूरदर्शन, चौथा ऑप्शन है श्यामपट्ट। आप जो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, दूसरा और चौथा ऑप्शन दोस्तों क्या है? चार्ट है, श्यामपट्ट है। तो ये तो केवल देखने वाले ही साधन है दोस्तों। भाई इसमें चार्ट में देखते ही हैं, श्यामपट्ट में ही देखा जाता है, इसमें बोलने वाला तो मतलब सुनने वाला तो कोई वो है नहीं। तो हमारे दो ऑप्शन कट गए दोस्तों, बचा कौन सा? दो ऑप्शन, रेडियो, दूरदर्शन। अब रेडियो में दोस्तों सुना जाता है, देखा नहीं जाता, तो ये भी हो गया, कट गया दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हमारा हो गया सही, दूरदर्शन में देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। फिर दोस्तों 149 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरणों में सम्मिलित नहीं है? मैंने बताया दोस्तों श्रव्य का मतलब सुनना होता है, दृश्य का मतलब देखना होता है। तो इन उपकरण में सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। हमारे पास पहला ऑप्शन दोस्तों चलचित्र है, दूसरा ऑप्शन है टेलीविजन है, तीसरा ऑप्शन लैपटॉप है, और चौथा ऑप्शन क्या है? चित्र विस्तारक है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कि श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा चित्र विस्तारक। टेलीविजन में भी दोस्तों आप सभी जानते हैं, जैसे टीवी आती है तो मतलब देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। लैपटॉप तो जानते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे चलचित्र है, तो दोस्तों इसमें जो चलचित्र है दोस्तों इसमें भी देखा और सुना जाता है दोस्तों। ये थोड़ा सा नया है, लेकिन ये इसी संबंधित है दोस्तों। टेलीविजन, लैपटॉप में ही आता है दोस्तों चलचित्र। लेकिन जो दोस्तों चित्र विस्तारक लिखा है, चित्र विस्तारक मतलब चित्रों के बारे में केवल विस्तार किया जा रहा है, तो इसे सुनने का तुम मतलब कोई रोल है नहीं इसमें। जो चौथा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों चित्र विस्तारक है, यहाँ पर सीधे कहा जा रहा है चित्र विस्तारक, चित्र का जो विस्तार करे, मीन्स देखने संबंधित है, सुनने से इसका कोई संबंध नहीं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। दोस्तों अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। 150 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना,
तीसरा ऑप्शन दोस्तों शिक्षार्थियों की को प्रोन्नति प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है सीखने की कमी का निदान एवं उपचार करना। अब सीधे समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, मतलब दोस्तों शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना मूल्यांकन का ये उद्देश्य होगा। तो इसका कोई मतलब है नहीं कि भाई हम मूल्यांकन इसलिए किया जा रहा है कि केवल त्रुटियां निकालें, उस त्रुटियों का कोई उपचार ना किया जाए, उसका मतलब कोई समाधान ना बताया जाए। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों। मूल्यांकन ही इसीलिए होता है कि गलतियां पता चलें और उनको सुधारा जा सके। दोस्तों आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, कि मतलब छात्र ने क्या क्या सीख लिया, केवल यही चीज़, क्या नहीं सीखा इसका कोई मतलब ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा कट गया। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, कक्षा 2 में कक्षा 3 में भेजने के लिए, कक्षा 3 में 4 में भेजने के लिए, केवल इसके लिए, तो ये भी नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, सीखने की कमी का निदान एवं उपचार। निदान का मतलब क्या होता है, कमी को जानना, और उपचार का मतलब क्या होता है, कमी को जानने के बाद उसको उपचार करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे क्वेश्चन अच्छे से। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मीन्स अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।